जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत भी उन टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, 8वें वेतन आयोग के तहत एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जो लगातार 2 दिन तक चली है। अब इस मीटिंग की जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके बारे में जानना आप सभी लोगों के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। इस मीटिंग में 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने कुछ ऐसी बड़ी मांगे रखी गई है जो शायद आज से पहले वेतन आयोग की कमेटी के सामने कभी भी नहीं रखी गई है। ये कौन सी मांगे हैं ये वीडियो में पता चलेगा आपको। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जून महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर, क्योंकि बहुत सारे हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स जिनकी पेंशन फर्स्ट से आ रही है तो जून महीने की पेंशन को लेकर परेशान है। तो इसकी क्या अपडेट है ये देखेंगे। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह बहुत सारे कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं, फिर हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के तहत जो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है उसके बारे में। और इससे पहले हम जून महीने की पेंशन के मैसेज का अपडेट भी। बहुत सारे हमारे पेंशनर्स ऐसे हैं, फैमिली पेंशनर्स ऐसी हैं जिनकी पेंशन फर्स्ट से आ रही है और अभी तक जून महीने की पेंशन का एडवांस मैसेज जो है वो नहीं मिला है। अब इसको लेकर लगातार कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं कि मैम क्या वजह है कि अभी तक हमें स्पर्श टीम के द्वारा मैसेज नहीं प्राप्त हुआ है, कहीं हमारी पेंशन तो नहीं रुक जाएगी इस महीने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, पेंशन रुकने का एक ही कारण होता है, वो होता है जीवन प्रमाण पत्र। अगर आपकी पेंशन स्पर्श से आ रही है या बैंक क्रेडिट करता है, अगर आपका जीवन प्रमाण पत्र सही तरीके से सबमिट नहीं होगा, उनको ये लगेगा कि ये जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स है इनका देहांत हो चुका है, तभी इसका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो नहीं मिल रहा है। एक यही वजह होती है जिसकी वजह से पेंशन रुकती है। अदरवाइज कोई भी आपकी पेंशन जो है वो अपनी मर्जी से नहीं रोक सकता है। तो अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट कर दिया है, अप्रूव हो गया है, फिर इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जब से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराने के महीने अलग अलग होंगे। कोई ऐसे होंगे जिनकी जनवरी में ड्यू डेट होगी, फरवरी में होगी, मार्च में होगी, तो इस तरीके से अलग अलग ड्यू डेट आती है। तो आपने अगर लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट करा दिया है, आप निश्चिंत रहिए, पेंशन सही समय से आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी, भले ही आपके पास पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं आया है। कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अब वीडियो के माध्यम से मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप पर मैसेजेस कॉल थे कि मैम इस बार हमें मैसेज क्यों नहीं आया। और इस बार अगर मैं कहूँ कि ये एक रिकॉर्ड है तो गलत नहीं होगा, काफी मात्रा में पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को ये मैसेज रिसीव नहीं हुए हैं। तो मेरा यही जवाब है कि चिंता मत करिए, पेंशन आपको समय से मिल जाएगी। तो चलिए, ये पेंशन की बात थी, पेंशन मैसेज की बात थी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि मैम 2020 में रिटायर होके आया हूँ, हवलदार में 24 साल, मेरा पीपीओ में हवलदार आता है, क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, आपने यहाँ लिखा है 2020 में आप रिटायर होकर आए हैं, पीपीओ में हवलदार लिखा हुआ आया है, 24 साल आपकी सर्विस है। तो आप थोड़ा पे लेवल चेक करिए। पे लेवल जो है 06 है तो आपको बराबर से यानी नायब सूबेदार की जो है पेंशन मिल रही है। अगर पे लेवल भी 05 है तब आपको जो है इसको लेकर कंप्लेन करने की जरूरत है। आप दोबारा एक काम कर सकते हैं, अभी जो आपको बेसिक मिल रही है या आपके पास जो स्पर्श का पीपीओ है उसमें सबसे लास्ट में लिखा होगा कि आपकी पेंशन को रिवाइज किया जा रहा है अभी ओआरओपी 3 में, तो वहां अमाउंट कितना लिखा है वो आप मुझे बता दीजिए नेक्स्ट कमेंट में, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको नायब सूबेदार का पेंशन आ रहा है या हवलदार का ही आ रहा है। और दूसरी बात कि आप जब रिटायर होकर आए, अगर आपको कोई सीरियस पनिशमेंट मिला हो, रेड इंक एंट्री हो, डिसेबिलिटी हो, कुछ मामलों में जो है एमएससीपी नहीं भी मिलती है, तो क्या मैटर है, ये सारा सिचुएशन वगैरह चेक करके, पीपीओ चेक करके
तभी हम कह पाएंगे। पर अभी आप इतना कर सकते हैं कि जब दोबारा कमेंट करिए और उसमें अपना बेसिक लिखिए, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपको नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है या हवलदार रैंक की मिल रही है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, आर्मी स्कूल से रिटायर, समस्या सॉल्व हो सकती है, हस्बैंड अभी सर्विंग में है। जैसे कि लिख रही हैं कि आर्मी स्कूल से रिटायर है और अभी जो हस्बैंड है वो सर्विस में ही है। आप मुझे कॉल करिए मैम, किस तरीके की परेशानी है, क्या परेशानी है, वो डिस्कस करिए, फिर इसके बाद मैं आपकी मदद जरूर से करूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं 2005 दिसंबर को रिटायर हुआ हूँ, ऑनरी नायब सूबेदार में मेरा एसीपी लागू है या नहीं। सर जैसे आपने लिखा 2005 में अब रिटायर होकर आए हैं, आपने सर्विस नहीं लिखी कि कितने साल सर्विस थी। जैसे आपने लिखा है कि ऑनरी नायब सूबेदार, यानी कि आप हवलदार रैंक से रिटायर हैं, उसके बाद आपको ऑनरी मिली है, जिसकी वजह से आपको ऑनरी नायब सूबेदार का पेंशन मिल रहा है। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन आपको एसीपी बिल्कुल लागू है। आप मुझे ये बताइए कि हवलदार रैंक में आपने कितने साल जो है सर्विस दी है। हवलदार रैंक में रहते हुए अगर आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली थी, तो आपको नायब सूबेदार की एसीपी जरूर से मिलनी चाहिए। तो दोबारा कमेंट करिए और जो अभी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका मुझे जवाब जरूर से दीजिएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, मेरा फैमिली पेंशन बेसिक जो है 23,800 है, 8 पे कमीशन में कितना बढ़ेगा। और आगे इन्होंने लिखा है कि आप बहुत अच्छी जानकारियां देती हैं, थैंक्स, आपकी वजह से हम फैमिली पेंशनर्स को पता चलता है। तो मैम सबसे पहले तो आपके इस कमेंट्स का मैं धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि फैमिली पेंशनर्स को बहुत मदद मिलती है, तो इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं हमारी जो डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी मदद कर पाऊँ, उनको गाइड कर पाऊँ। और आज तो इस चैनल के साथ काफी मात्रा में हमारे सर्विस पेंशनर्स भाई भी जुड़े हुए हैं, जिनकी हम मदद कर पा रहे हैं, और इस बात की मुझे बेहद ही खुशी है। दूसरी बात, जो आप लिख रहे हैं कि आपकी बेसिक है ये है 23,800, मैम आपने ये नहीं लिखा कि आपके हस्बैंड कौन सी रैंक से रिटायर थे, कितने साल सर्विस थी। ये आपको जो पेंशन आ रही है 23,800 रुपए, ये इनहेंस रेट से है, ऑर्डिनरी रेट से है। आप दोबारा इसको लेकर मुझे कमेंट करिए, फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि 8वें वेतन आयोग में आपकी बेसिक जो है वो कितनी हो जाएगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, एक्स नायक, टीएस नायक है ये, 2000 में पेंशन आया था, मुझे बेसिक पेंशन जो है 21,500 मिल रही है, पेंशन ठीक आ रही है या नहीं ये बताइए। सर आपने ये नहीं लिखा कि सर्विस कितने साल थी, रैंक तो आपने लिख दिया, लेकिन कितने साल सर्विस थी ये लिखिए, ताकि मैं आपकी सही बेसिक आपके साथ शेयर कर पाऊं, जो OROP 3 की बढ़ी हुई बेसिक है। उससे हमें ये भी पता चलेगा कि आपको OROP का फायदा मिला है या नहीं मिला है। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं, देखिए कि मैडम आप किन लोगों के कमेंट्स को शामिल करते हो, इसके लिए क्या कोई फीस देनी होती है या आपकी प्रशंसा करने वालों की, कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। आपने सर इस कमेंट में पूछा है कि सबसे पहली बात कि आप किन लोगों के कमेंट शामिल करते हो, इसके लिए क्या कोई फीस देनी पड़ती है। तो सर इसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कमेंट्स के जवाब इसलिए देती हूँ ताकि हमारे सर्विस पेंशनर्स और मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों को अपने पेंशन संबंधित सवालों को लेकर किसी को भी पैसे ना देने पड़े, यहाँ वहां भटकना ना पड़े। कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जो बिना जिला सैनिक बोर्ड जाए भी जो है हमने सॉल्व की है, जिसमें पेंशन से रिकवरी रुकवाई है, एरियर वगैरह दिलाए हैं। जो अच्छे काम इस चैनल के माध्यम से मैं करती हूँ, उसके बारे में 2-4 अच्छी लाइनें लिख दी होती तो उस कमेंट्स को पढ़कर मुझे भी खुशी होती, जैसे हम दूसरे कमेंट्स देखते हैं। बाकी अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, और 1-2 ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को अगर मैं छोड़ भी दूं तो सबसे ज्यादा कमेंट्स जो है हमें अच्छे ही मिलते हैं, जहां हमारे अच्छे कामों की तारीफ होती है। तो देखिए, एक डिपेंडेंट यहाँ लिख रहे हैं कि इनके फादर जो हैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हैं, और ये लिख रहे हैं कि मैं उनका बेटा हूं और अनमेरिड हूं, क्या मुझे कोई बेनिफिट्स मिलेगा। तो देखिए सर, अगर आपकी एज 25 साल से कम है तब तो जो एक सन के लिए बेनिफिट सारे मिलते हैं वो उसके लिए आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपकी एज 25 साल से ज्यादा है और आपकी इनकम भी है, तो इसके लिए आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। पेंशन जो है एक ही केस में मिलती है, अगर कोई डिपेंडेंट जो है वो दिव्यांग है यानी डिसेबल्ड है और उनकी खुद की कोई इनकम ना हो, तब जो है उनको पेंशन मिलती है। चलिए, सबसे आखिर में सीपीग्राम के नंबर मांगे गए हैं, तो सीपीग्राम के मैं नंबर शेयर कर देती हूँ। 1800111960, ये सीपीग्राम के नंबर हैं। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत जो एक बड़ी मीटिंग हुई है, जो लगातार 2 दिन चली है, उसके बारे में। देखिए, 8वें वेतन आयोग की बैठक में कर्मचारी संगठनों ने उठाई आवाज, वार्षिक वेतन 6% बढ़ाने की यहाँ पर मांग की गई है।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टीम ने मंगलवार को दूसरे दिन भी सुबह से शाम तक अधिकारियों, कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करके सुझाव लिए हैं। संगठनों ने वेतन, पेंशन, भत्तों के साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि, एक्स ग्रेसिया आदि बढ़ाए जाने का सुझाव दिया है। ये बैठक थी 22-23 जून जो लखनऊ में होने वाली थी, उसमें सोम और मंगलवार को ये बैठक हुई थी। अब देखिए यहाँ पर मांग की गई है कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारी का अगर निधन हो जाने पर स्वजन को दिए जाने वाले अधिकतम 25 लाख रुपए की सीमा को समाप्त करते हुए 2 करोड़ रुपए देने तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 3 की जगह 6% किए जाने की मांग की। पुरानी पेंशन बहाल किए जाने का मुद्दा भी जो है मजबूती से उठाया गया। होटल रेनेसा में आयोजित बैठक में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी के नेतृत्व में बैठक में शामिल प्रतिनिधि मंडल ने फिटमेंट फैक्टर 3.93 रखे जाने के साथ ही और भी दूसरी जो मांगे हैं उसके लिए बात की है और उसके साथ न्यूनतम वेतन जो है 1.39 लाख रुपए करने की मांग की है। हालांकि यहाँ पर ये मांग बहुत बड़ी दिख रही है। देखिए जैसे कि अभी आपने देखा कि फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा भी जो है वो भी 3.93 जो है इसकी मांग यहाँ पर रखी गई है। अब इतना तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और शायद ये जो यूनियंस है वो भी जानती समझती हैं कि इतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर तो केंद्र सरकार नहीं देगी, लेकिन मांग ज्यादा है। अब सिफारिशें इससे थोड़ी कम होगी और केंद्र सरकार कितने पर मांगेगी वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आगे देखिए यहाँ पर कहा गया है कि फेडरेशन ने वर्तमान पे लेवल 6, 7 व 8 को एक साथ मर्ज किए जाने तथा लेवल 9 व 10 को एक साथ मर्ज किए जाने का सुझाव दिया है। अतिरिक्त योग्यता के लिए 10% भत्ता दिए जाने के साथ ही मकान किराया भत्ता यानी जो एचआरए है इसको भी जो है 45, 40 और 35% रखे जाने की मांग की है। कार्मिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 10,000 रुपए महीना दिए जाने का सुझाव दिया है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ मांगे यहाँ पर जो है नई है। जैसे आपने देखा एचआरए में बढ़ने की मांग की गई है। इसके साथ साथ कि बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए प्रति माह 10,000 रुपए की यहाँ पर मांग रखी गई है। इसके साथ कुछ मांगे अलग हैं जो दूसरी कर्मचारी संगठन रख रही थी या एसोसिएशन रख रही थी, उससे ये मांगे अलग है। अब आखिर में यहाँ पर लिखा गया है कि अखिल भारतीय वेतन एवं वरिष्ठ लेखा अधिकारी संगठन ने चौथे, 5वें, 6ठे तथा 7वें वेतन आयोग द्वारा विभिन्न लेखा संगठनों के लिए समान वेतनमान एवं सेवा शर्तों की संतुष्टि किए जाने के बावजूद केंद्रीय सिविल लेखा सेवा अधिकारियों के वेतनमान एवं पदानुक्रम की विसंगतियों को दूर करने की मांग रखी। तो कुछ इस तरीके से देखिए काफी इसमें एसोसिएशन वगैरह जो है शामिल रही और इसके साथ साथ जो है बहुत ऐसी मांग जो है रखी गई है। जैसे एमएससीपी की अगर बात करूं तो एमएससीपी के लिए 6 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष और 24 वर्ष, इसके साथ साथ 30 वर्ष की सेवा अवधि पर 5 पनौती पद देने की जो है मांग की गई है और ग्रेजुएटी की ऊपरी सीमा 75 लाख रुपए की मांग जो है यहाँ पर की गई है, यानी सुझाव दिए हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी जो कर्मचारी या पेंशनर्स के जो सुझाव थे, मेमोरेंडम्स थे, उसको सबमिट कराने का कामकाज जो है वो खत्म हो चुका है। 15 जून की डेडलाइन थी, वो समाप्त हो चुकी है। इसके बाद वेतन आयोग की कमेटी जो है हर एक राज्यों का दौरा करके वहां के हितधारकों, कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स के एसोसिएशन, इसके साथ मिलकर उनकी भी राय जो है वो जान रही है। तो अब लखनऊ में जो बैठक हुई है इसमें ये कुछ नई मांगे निकलकर सामने आ रही हैं। इसके साथ फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा भी जो है उसमें भी कुछ जो है बढ़ोतरी की जा रही है और इस पर अगर दलील देखें तो कर्मचारी या पेंशनर्स एसोसिएशन की दलील ये है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर एक अच्छा खासा होगा तो ही सही मायनों में ये 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ न्याय कर सकेगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो मांगे इन एसोसिएशंस ने रखी है, आप उनमें से कितनी मांगों पर सहमत हैं? कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।